हूं अंजलि। आज हम लोग देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस कैसे फॉर्म होता है और हम लोग केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग इस चैप्टर में पहले भी जान चुके हैं, वी नो दैट एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। जो एटम्स होते हैं केमिस्ट्री में वो सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं और मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट होते हैं फॉर्मूलेस के द्वारा। एंड केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन होता है केमिस्ट्री में, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल इक्वेशंस के द्वारा। आज हम लोग उसी केमिकल इक्वेशंस, वो केमिकल इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है और उस केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। केमिकल इक्वेशंस के द्वारा केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। केमिकल रिएक्शंस, जो भी केमिकल, जैसे कि मान लीजिए अगर कार्बन बर्न हुआ विथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या फॉर्म करेगा? वो फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो रिएक्शन है उसे हम लोग केमिकल इक्वेशंस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे व्हेन कार्बन इज बर्न विथ sufficient amount of oxygen, then it gives carbon dioxide। ये क्या है? ये एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जब कार्बन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तब वो देता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसी चीज को ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, अब केमिकल इक्वेशंस क्या करता है, इसी को हम एक लाइन में रिप्रेजेंट कर देंगे जिससे पता चल जाएगा कि कार्बन बर्न हुआ है ऑक्सीजन के साथ और वो फॉर्म कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको केमिकल इक्वेशंस में हम लोग लिखेंगे कार्बन इज बर्न विथ ऑक्सीजन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। बर्न हो रहा है इसका मतलब हीट का प्रोसेस हो रहा है, तो ऊपर में हम लोग एरो के ऊपर हीट दे देंगे, हीट लिख देंगे ताकि पता चले कि ये अंडर कंडीशन, ये बर्न हो रहा है, ये अंडर हीट कंडीशन में हो रहा है। अगर कार्बन को इनसफिशिएंट, मतलब यहाँ सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रहा है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है, मतलब जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो उतना मिल रहा है कि कार्बन उससे बर्न करके CO2 आ सके। अगर हम लोग यही क्या कहता है ऑक्सीजन को इनसफिशिएंट कर देंगे, मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट कम कर देंगे, इनसफिशिएंट, उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर जो मैं लिख रही हूँ फिर से मुझे इतना लिखना पड़ेगा, तो आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद ये लिखिएगा इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देन इट गिव्स, तब इसका जो ये जो प्रोडक्ट होता है, मतलब जो ये रिलीज करता है इसके बाद वो चेंज हो जाता है, वो देता है इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। फिर इसका केमिकल इक्वेशन, अगर केमिकल रिएक्शन चेंज हुआ है तो केमिकल इक्वेशंस भी चेंज होगा। कार्बन इज बर्न विथ इनसफिशिएंट, मतलब यहाँ जो ऑक्सीजन जो है वो इनसफिशिएंट है, मतलब उतना नहीं है कि कार्बन बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए, तो मतलब कम है, तो कार्बन बर्न होके क्या देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन बर्न होके कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ से 2 हटा देंगे ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, अगर 2 लगा देंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया है कि मोनो मतलब 1 होता है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 केमिस्ट्री में 1 नहीं लिखा जाता है। 1 अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब वहां पे 1 ही है। अगर यहाँ पे डाई लिखा रहता है, डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे 2 लिखा था। आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। बस यहाँ पे सफिशिएंट कर दीजिएगा, यहाँ डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इनसफिशिएंट कर देंगे तो ये फॉर्म करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ से 2 हट जाएगा और ये CO हो जाएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अभी हमने ये इक्वेशन बनाया कि जब हम लोग कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है। आइए इस इक्वेशन को ब्रीफली समझते हैं। जैसे ये कार्बन और ऑक्सीजन जो बर्न हो रहा है दूसरे के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, तो इसे बोलते हैं रिएक्टेंट। और ये जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट, जो CO2 फॉर्म हुआ है, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट।
तो इसमें हम लोग समझेंगे कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट विच रिएक्ट विथ देमसेल्फ, जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं उसे रिएक्टेंट बोलते हैं। एंड दोज आर formed are called प्रोडक्ट। जो यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है एक दूसरे से, कार्बन और ऑक्सीजन, वो रिएक्टेंट है। विच रिएक्ट विथ देमसेल्व्स आर रिएक्टेंट एंड विच आर फॉर्म्ड आर प्रोडक्ट। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग किसी भी इक्वेशन को बैलेंस्ड क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो ये जो इक्वेशन हमने लिखा, इस इक्वेशन में, इन दिस इक्वेशन, जब भी कोई हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो देयर इज नो एटम्स आर गेन और लॉस्ट। मतलब प्रोडक्ट और जो भी इक्वेशंस होता है, हम लोग जो भी इक्वेशंस बनाते हैं उसमें जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट का जो एटम्स रहते हैं उसमें ना ही कोई एटम गेन होता है और ना ही लॉस्ट होता है। मतलब जितना इधर रिएक्टेंट में जितना एटम्स रहेगा उतना ही एटम्स प्रोडक्ट में भी रहेगा। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन reactant is equal to number of atoms present on product। जब भी कोई केमिकल इक्वेशन बनता है वो इक्वेशन तभी ही सही रहता है जब जो रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं वो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल रहे, और इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? मतलब जो रिएक्टेंट के साइड में जितना भी ये एटम्स है वो प्रोडक्ट के साइड के एटम्स के इक्वल होने चाहिए। जैसे हम लोग ये इक्वेशंस देखेंगे, ये इक्वेशन में देखिए इधर कार्बन कितना है, एक है, एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, इधर ऑक्सीजन एटम कितना प्रेजेंट है, 2, और ये फॉर्म करके क्या कितना बना रहा है, एक एटम है प्रोडक्ट में भी और ऑक्सीजन में भी 2 एटम। मतलब इधर एक ऑक्सीजन एटम है तो इधर भी एक ऑक्सीजन एटम है, तो ये नो गेन नो लॉस है। और इधर इधर एक कार्बन एटम है तो इधर भी एक कार्बन एटम है, और इधर 2 ऑक्सीजन एटम है तो इस साइड भी 2 ऑक्सीजन एटम है। मतलब ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड इक्वेशन है। एंड अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री बैलेंस्ड इक्वेशंस आर करेक्ट इक्वेशंस। मतलब जो इक्वेशंस बैलेंस्ड है वही इक्वेशंस सही होते हैं। तो ये क्या है, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशंस है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर आप इसका एग्जांपल लिखना चाहते हैं, ये जो मैंने लिखा है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन प्रोडक्ट, उसका अगर एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो ये इसका एग्जांपल लिख दीजिए। इसमें जितना रिएक्टेंट के साइड में एटम्स है उतना ही प्रोडक्ट के साइड में भी एटम्स है। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। जैसा कि हमने देखा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट के साइड जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल टू प्रोडक्ट के साइड का नंबर ऑफ एटम्स रहे। आप मेरे साथ ये रिपीट कर सकते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वही होता है जो रिएक्टेंट के साइड में जितना नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल रहे प्रोडक्ट के साइड का नंबर ऑफ एटम्स से। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर कार्बन बर्न होता है इनसफिशिएंट, मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं रहेगा, जितना कार्बन को ऑक्सीजन चाहिए बर्न होने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने के लिए उतना नहीं रहेगा, तो ये फॉर्म करेगा CO, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इनसफिशिएंट
ऑक्सीजन है, यहाँ पे उतना ऑक्सीजन नहीं है जितना कार्बन को चाहिए बर्न होने के लिए। ये बर्न हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पे हीट लिखूंगी। ये जो प्रोसेस है वो हीट का प्रोसेस है, तो ऊपर मैंने एरो के ऊपर मैंने हीट लिख दिया। अब इस इक्वेशन में हम लोग चेक करेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। यहाँ पे कितना कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन है, तो प्रोडक्ट में भी कितना कार्बन है, एक कार्बन प्रेजेंट है। रिएक्टेंट में कितना, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और प्रोडक्ट में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, प्रोडक्ट में बस एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसका मतलब कि ये बैलेंस्ड इक्वेशंस नहीं है, तो इसे हम लोग बैलेंस करेंगे। इधर तो दोनों सेम है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम लोग यहाँ साइड में नहीं लगा सकते, बट कोई भी जो एटम, जो ये है कंपाउंड है या फॉर्मूला है या एटम है, उसके आगे हम लोग कोई भी नंबर लगा के इसे बैलेंस कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो यहाँ पे अब 2 कार्बन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया, और इधर तो एक ही कार्बन है, यहाँ तो 2 कार्बन होना चाहिए, तो हम लोग इसके आगे भी 2 लगा देंगे। अब क्या होगा, यहाँ 2 कार्बन हो गया और प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन हो गया, रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में भी 2 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर जो सामने में जो ये लगेगा, न्यूमेरिकल लगेगा, वो दोनों एटम, अब यहाँ 3 एटम भी रहता, वो तीनों के लिए रहता, बट अगर जो नीचे में लिखा रहता, जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन के लिए है। अगर यहाँ पे यहाँ C रहता और O2 रहता, तो ये 2 बस ऑक्सीजन के लिए रहता, कार्बन के लिए नहीं रहता। बट अगर यही चीज यहाँ पे जो सामने में लगा हुआ है, मतलब सारे जो फॉर्मूले उसके आगे में अगर ये न्यूमेरिकल लगा हुआ है, मतलब वो उस फॉर्मूले में जितना भी एटम प्रेजेंट है उन सब के लिए ये 2 वैलिड है। तो अब ये क्या हो गया, अब ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, क्योंकि इधर भी कार्बन 2 है, इधर भी कार्बन 2 है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम लोग कोई भी रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे हम लोग ले लेते हैं Na रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, तो क्या फॉर्म होगा, ये फॉर्म करेगा Na2SO4 प्लस H2। जब हम लोग कोई भी एलिमेंट को रिएक्ट करवाते हैं एसिड के साथ, तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट और प्लस H2 रिलीज करता है। ये हम लोग हायर क्लास में और देखेंगे, मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगी, हाउ सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड, एसिड्स आर फॉर्म्ड एंड बेसेस आर फॉर्म्ड। पहले आप ये समझिए, मैंने ऐसे सिंपली कोई भी एक इक्वेशन लिख दिया है, अभी हम लोग उसको बैलेंस करने सीखेंगे। तो हम लोग रिएक्शन में चेक करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का सेम है कि नहीं। इधर देखना है, इधर सोडियम कितना है, एक सोडियम, 1 Na प्रेजेंट है, और इधर कितना प्रेजेंट है, 2 Na प्रेजेंट है। तो ये पहले स्टेप में ही पता चल गया कि ये इक्वेशन, ये है इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। तो हम लोग सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिखेंगे। अब इधर भी 2 सोडियम हो गया, इधर भी 2 सोडियम हो गया, H2 इधर 2 है, इधर भी 2 है, यहाँ SO4, S यहाँ सल्फर S1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, इस साइड भी ऑक्सीजन 4 है। अब ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। हम लोग को जब केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना रहता है, तो हम लोग को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एटम्स को मैच करना रहता है कि दोनों का नंबर दोनों सेम रहे, इक्वल रहे, तब जाके वो बैलेंस्ड इक्वेशन होता है। जैसे मैंने अभी बताया, फिर से मैं एक बार इसे रिपीट कर देती हूँ। जैसे इधर सोडियम था 1 और इधर था 2, तो मैंने इसे बैलेंस करने के लिए सोडियम के आगे 2 लगा दिया, Na के आगे 2 लगा दिया, तो अब क्या हो गया, इधर भी 2 सोडियम हो गया, इधर भी 2 सोडियम हो गया, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर में 1 सल्फर है, ये S फॉर सल्फर होता है, इधर भी 1 सल्फर है, इधर 4 कार्बन है, तो इधर भी 4 कार्बन है। अब ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको इन सब में कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रहा है या समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे बताइएगा। अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट का रहे, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।